पश्चिम बंगाल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि दोपहर 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो दोपहर 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वे 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे और जबकि दोपहर 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, आपको बता दें। और आपको बता दें कि 2 सभाओं को इस दौरान वो संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि चुनावों को लेकर लगातार राजनीति वहां गर्माती नजर आ रही है और अब जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे बीजेपी के बारे में जानकारी देंगे, बीजेपी की जो भी योजना होंगी उसको लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ टीएमसी पर एक बार फिर हमलावर होते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में और इसके साथ वे जादवपुर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वे पश्चिम बंगाल चुनाव पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी भी आज बंगाल में अलग अलग जगह पर सभाओं को संबोधित करेंगे और इस बीच अमित शाह बंगाल के चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह और बंगाल चुनाव को लेकर वे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभाएं हैं पश्चिम बंगाल में और इस बीच उनकी सभा से पहले सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर है और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह और तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब खबर बिहार से है, जहां बिहार में आज होगा सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट। आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। तो बिहार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे, यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा। बिहार में आज होगा सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट। तो आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में आज सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा और आज विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां वे फ्लोर टेस्ट करेंगे। तो आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। बिहार में आज सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है। सेंट्रल दिल्ली के फेज रोड इलाके में फायरिंग की घटना की सूचना मिली है। एक व्यक्ति के घायल होने का सूचना मिली। आपको बता दें कि ये घटना आज सुबह करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। करोल बाग में कालका दास चौक के पास फायरिंग की ये घटना हुई है। इस घटना के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। तो आपको बता दें कि आज फायरिंग हुई है
कालका दौस चौक के पास, जहां फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है और इसके बाद मौके पर टीम पहुंची हुई है, पुलिस पहुंच चुकी है मौके पर और साथ ही साथ वहां पर आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। और जांच जारी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां सुबह 2:30 बजे से 3 बजे फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है और सेंट्रल दिल्ली फेज रोड इलाके में ये फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना सुबह करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुई है, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि फायरिंग आखिर किस वजह से और किस व्यक्ति ने की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि फायरिंग की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लोगों में डर देखने को मिला और इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली की जो है सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस व्यक्ति ने ये फायरिंग की है, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज प्रदर्शन करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन होगा। तो पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और वह अब प्रदर्शन करेगी। दोपहर करीब 12 बजे ये पीसीसी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और अन्य नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज करेगा प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा। आपको बता दें कि पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें संगठन के पदाधिकारी और अन्य नेता भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन के दौरान वे जमकर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आएगा। तो पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज कांग्रेस के जो सभी नेता वगैरह हैं वे सब हमलावर होते हुए नजर आएंगे इस प्रदर्शन में सरकार पर। गोविंद डोटासरा आज बाड़मेर और जैसलमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 11 बजे बाड़मेर के भियांड में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इसी के साथ शिव के अंडू में डोटासरा कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। इसके बाद फलसूंड के कार्यकर्ताओं से वे बैठक करेंगे। तो शिव के अंडू में डोटासरा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और इसके बाद फलसूंड के कार्यकर्ताओं से भी बैठक में संवाद करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि आज गोविंद डोटासरा रहेंगे बाड़मेर और जैसलमेर जिले के दौरे पर। इस दौरान वे डोटासरा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि वे फलसूंड के कार्यकर्ताओं से भी बैठक करके तमाम चर्चा करेंगे। तो शिव के अंडू में डोटासरा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद फलसूंड के कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक करेंगे और तमाम आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो गोविंद डोटासरा आज रहेंगे बाड़मेर और जैसलमेर जिले के दौरे पर। आपको बता दें कि 11 बजे बाड़मेर के भियांड में एक निजी कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक करेंगे। अब खबर राजधानी से जयपुर से आपको बता दें कि जहां आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ हाई कोर्ट ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने डिस्कॉम चेयरमैन और सीएमडी आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। आपको बता दें कि तेज तर्रार आईएएस आरती
डोगरा राजस्थान के कई जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं और अपने काम के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम चेयरमैन और सीएमडी आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आरके मीणा की याचिका पर यह सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। अदालत ने टिप्पणी की है कि डिस्कॉम सीएमडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर कई महीनों तक जानबूझकर फैसला नहीं लिया है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका पैदा हो गई है। कोर्ट ने एसीबी को 3 माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम चेयरमैन और सीएमडी आईएएस आरती के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 3 महीने में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। तो आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए हैं एसीबी जांच के आदेश। तेज तर्रार आईएएस आरती डोगरा राजस्थान के कई जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें। आपको बता दें कि कई जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं आरती डोगरा और अब उनके खिलाफ एसीबी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 3 माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो इसी की नोटिस का कांग्रेस ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की कार्रवाई को उन्होंने दुर्भावना से प्रेरित बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को आतंकी कहा था, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी बयान पर चुनाव आयोग को जवाब दिया है। पार्टी ने कहा है कि इस मामले में ना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है और ना ही किसी कानून का। कांग्रेस ने अपने जवाब में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का नोटिस दुर्भावना से प्रेरित है और इसे बिना सही जांच के जारी किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में कहा, पार्टी को एक ही नंबर के 2 अलग अलग नोटिस मिले हैं, जिन पर अलग अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि एक नोटिस में शिकायतकर्ता के तौर पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के नाम है और इसके साथ दूसरे नोटिस में ये नाम हटा दिया गया है। इससे आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। तो आपको बता दें कि खड़गे ने बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसके बाद ईसी ने कांग्रेस को नोटिस दिया है और इस नोटिस का जवाब अब कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने ईसी की इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया है और आपको बता दें कि इस बयान के बाद तमाम राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी और अब इस पर ईसी ने एक्शन लिया, जिस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। और अब खबर युद्ध को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन पर गोलीबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर अमेरिका को चीन से ईरान को मिला एक उपहार बताया है और कहा कि ये एक गोपनीय है बात है। हमने नाकाबंदी करके जो किया है वह अद्भुत है और कोई भी घुसपैठ नहीं कर पा रहा है। कोई घुसपैठ करना नहीं चाहता, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। हमारा पूरा नियंत्रण है। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और अन्य कई जगहों पर गोलीबारी की। इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि वह कम से कम इजराइल पर गोलीबारी करेंगे, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने सारे अन्य देशों पर गोलीबारी करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती थी। अगर वह बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी गलती है, मैं यही कहूँगा। तो ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। और अब खबर मणिपुर से है, जहां मणिपुर में मेरा पाइबी की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। दिन में रास्ते रोककर धरना और रात में मशाल रैलियों से कानून व्यवस्था संभाल रही हैं। मणिपुर में बीते 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन में 3 की और मौत हुई थी। तभी से ये विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अशांति के बीच 18 अप्रैल से पूर्णतः बंद लागू किया गया था। सामान्य जीवन ठप है मणिपुर में। इस बीच अब मेरा पाइबी समूह की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं।
हजारों महिलाओं का ये समूह शांति व्यवस्था के लिए न केवल सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है बल्कि सामाजिक स्तर पर लोगों को भी जोड़ रहा है। ये महिलाएं दिन में रास्ते रोक रही हैं और धरना दे रही हैं, वहां से ना पुलिस निकल पा सकती है और ना ही कोई और। वहीं रात में मशाल रैलियों से इलाकों की पहरेदारी भी कर रही हैं। एक प्रदर्शनकारी महिला ने बताया कि घर संभालना, आंदोलन में जाना और रोजी रोटी की चिंता तीनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं हर चीज संतुलित कर रही हूं। तो आपको बता दें कि मणिपुर में हालात अभी भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत हुई थी, इसके साथ और 3 लोगों की मौत हुई थी। तब से हालात नियंत्रण में नहीं है। बंगाल में पहले फेज में आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 93% मतदान किया गया है। साथ ही साथ हिंसा की कुछ घटनाएं भी इस दौरान देखने को मिली। साथ भाजपा विधायक पर भी हमला किया गया। वहीं तमिलनाडु में भी पहली बार 85% वोटिंग हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 52.72% मतदान हुआ। छिटपुट हिंसक घटनाएं भी हुई। 2 भाजपा विधायकों पर हमला हुआ, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई है। दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा राज्य मतदान 2011 में 78.29% था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया था। ममता ने वोटिंग के बाद कहा था कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है। इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को एक साथ आएंगे। और अब खबर मौसम को लेकर है। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज, महाराष्ट्र के अमरावती में तापमान 44 सेल्सियस पार हो चुका है। उड़ीसा के 4 जिलों में स्कूल बंद है, जबकि देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गुरुवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान सबसे ज्यादा 44.5 सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि यूपी के प्रयागराज और महाराष्ट्र के अमरावती में 44.4 सेल्सियस, वहीं अकोला में 44.30 सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। बढ़ती गर्मी के कारण राजस्थान के जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया गया है। इसका समय सुबह 7:30 बजे कर दिया गया है, जबकि बीकानेर, झुंझुनू और जैसलमेर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के समय में भी बदलाव किया गया है। मजदूर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे। इधर ओडिशा में भी गुरुवार को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था। आ जाएंगे सीयूटी पीजी 2026 के नतीजे। एनटीए ने कहा कि सीयूटी पीजी 2026 के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट शाम करीब 5 बजे आने की संभावना है। अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। तो एनटीए ने इसकी जानकारी दी है। आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा और एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थी रिजल्ट देख सकते हैं। करीब शाम 5 बजे रिजल्ट आने की संभावना है। अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। तो आ जाएंगे सीयूईटी पीजी 2026 के नतीजे।